धारा 341 कुछ मामलों में राज्य के खर्च पर अभियुक्त को विधिक सहायता। यह धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29A समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता के सिद्धांत को आपराधिक प्रक्रिया में लागू करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति केवल वित्तीय अक्षमता के कारण न्याय से वंचित न रहे। एक, जहां किसी न्यायालय के समक्ष किसी विचारण या अपील में अभियुक्त किसी अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास अधिवक्ता नियुक्त करने के पर्याप्त साधन नहीं हैं, न्यायालय उसके बचाव के लिए राज्य के खर्च पर एक अधिवक्ता नियुक्त करेगा। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ कब लागू? जब किसी अदालत में कोई मुकदमा, ट्रायल या अपील चल रही हो। ओ पहला बिंदु, अभियुक्त के पास अपना कोई वकील नहीं है, यानी वह अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है। ओ दूसरा बिंदु, कोर्ट का मानना। कोर्ट को यह लगता है कि अभियुक्त के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपना वकील कर सके, पर्याप्त साधन नहीं है। ओ कोर्ट क्या करेगा? अनिवार्य। ऐसी स्थिति में कोर्ट को अनिवार्य रूप से शैल अभियुक्त के बचाव के लिए एक वकील नियुक्त करना होगा और उस वकील का सारा खर्चा राज्य यानी सरकार उठाएगी। महत्व, यह गरीब और साधनहीन अभियुक्तों के लिए निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित करता है। संविधान का अनुच्छेद 29A कहता है कि राज्य कानूनी प्रणाली के संचालन को सुनिश्चित करेगा जो न्याय को समान अवसर के आधार पर बढ़ावा देता है और विशेष रूप से आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित नहीं किया जाता है। तो उच्च न्यायालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित के लिए नियम बना सकता है। ए, उपधारा 8 के अधीन बचाव के लिए अधिवक्ताओं के चयन की विधि। बी, ऐसे अधिवक्ताओं को न्यायालयों द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं। सी, सरकार द्वारा ऐसे अधिवक्ताओं को देय फीस और सामान्यतः उपधारा 1 के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए। सरल शब्दों में, ओ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार की अनुमति लेकर कुछ नियम बनाए। ओ ये नियम किस बारे में होंगे? क, वकीलों का चयन, उन वकीलों को कैसे चुना जाएगा जिन्हें राज्य के खर्च पर नियुक्त किया जाएगा। ख, सुविधाएं, ऐसे वकीलों को कोर्ट में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी जैसे दस्तावेजों तक पहुंच। गे, फीस, सरकार इन वकीलों को कितनी फीस देगी और उपधारा 1A के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अन्य सामान्य नियम। महत्व, यह कानूनी सहायता योजना के कुशल और प्रभावी संचालन के लिए एक प्रशासनिक ढांचा प्रदान करता है जिससे प्रक्रिया मानकीकृत और पारदर्शी हो। 3, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देशित कर सकती है कि ऐसी तिथि से जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए, उपधारा 1 और 2 के प्रावधान राज्य में अन्य न्यायालयों के समक्ष विचारणों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सत्र न्यायालयों के समक्ष विचारणों के संबंध में लागू होते हैं। सरल शब्दों में, और राज्य सरकार एक आधिकारिक सूचना नोटिफिकेशन जारी करके यह कह सकती है कि उपधारा 1 और 2 के नियम यानी राज्य के खर्च पर वकील देना और उसके नियम बनाना सेशन कोर्ट के अलावा राज्य की अन्य अदालतों अदर कोर्ट्स में चलने वाले मुकदमों पर भी लागू होंगे। ओ ये जिस तारीख से लागू होगा वह भी अधिसूचना में बताई जाएगी। महत्व, यह प्रावधान राज्य सरकारों को कानूनी सहायता के दायरे का विस्तार करने की अनुमति देता है ताकि यह न केवल गंभीर मामलों जो आमतौर पर सत्र न्यायालयों में चलते हैं बल्कि अन्य न्यायालयों जैसे मजिस्ट्रेट न्यायालयों में भी उपलब्ध हो सके जिससे अधिक लोगों को न्याय मिल सके। इस धारा का समग्र महत्व, समान न्याय का अधिकार। यह धारा भारतीय न्याय प्रणाली के एक मूल सिद्धांत को मजबूत करती है कि सभी को न्याय तक समान पहुंच होनी चाहिए, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। निष्पक्ष सुनवाई, यह सुनिश्चित करती है कि गरीब अभियुक्तों को भी उचित कानूनी प्रतिनिधित्व मिले जिससे उन्हें प्रभावी ढंग से अपना बचाव करने और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिल सके। न्यायिक हस्तक्षेप, यह न्यायालय पर एक बाध्यकारी कर्तव्य डालती है। शब्द शैल असाइन का प्रयोग
जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जब कोई अभियुक्त प्रतिनिधित्वहीन हो और साधनहीन हो तो न्यायालय को हस्तक्षेप करना ही होगा। प्रशासनिक ढांचा यह कानूनी सहायता सेवाओं के प्रबंधन के लिए आवश्यक नियम बनाने के लिए उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान करती है। न्याय का लोकतंत्रीकरण यह कानूनी सहायता के दायरे को विस्तृत करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे न्याय अधिक सुलभ और समावेशी हो सके। आप डीन का टीआईडी संक्षेप में धारा 341 यह प्रावधान करती है कि यदि कोई अभियुक्त अदालत में वकील द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है और उसके पास वकील करने के साधन नहीं हैं, तो अदालत उसके बचाव के लिए राज्य के खर्च पर वकील नियुक्त करेगी। उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति से ऐसे वकीलों के चयन, सुविधाओं और फीस के संबंध में नियम बना सकता है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इन प्रावधानों को सत्र न्यायालयों के अलावा अन्य न्यायालयों में भी लागू कर सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 342 जो जब कोई निगम या पंजीकृत सोसाइटी अभियुक्त हो तो प्रक्रिया प्रोसीजर व्हेन कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एन अक्यूज्ड से संबंधित है। धारा 342 जब कोई निगम या पंजीकृत सोसाइटी अभियुक्त हो तो प्रक्रिया यह धारा उन विशेष प्रक्रियाओं का वर्णन करती है जो तब अपनाई जाती हैं जब किसी आपराधिक मामले में एक निगम, कॉरपोरेशन या पंजीकृत सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी अभियुक्त होती है। चूंकि ये कानूनी व्यक्ति होते हैं, भौतिक व्यक्ति नहीं, उनके लिए कुछ विशेष नियम आवश्यक होते हैं ताकि न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। एक, इस धारा में निगम, कॉरपोरेशन का अर्थ एक निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय है और इसमें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का 21 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी भी शामिल है। सरल शब्दों में यह परिभाषा देती है कि इस धारा में निगम का क्या मतलब है। इसमें कोई भी कंपनी या कोई अन्य कानूनी रूप से पंजीकृत निकाय, बॉडी कॉरपोरेट शामिल है। साथ ही सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत कोई भी सोसाइटी भी निगम मानी जाएगी। उदाहरण, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक चैरिटेबल ट्रस्ट यदि पंजीकृत सोसाइटी है, या एक सहकारी समिति। तो दो, जहां एक निगम किसी जांच या विचारण में अभियुक्त व्यक्ति या अभियुक्त व्यक्तियों में से एक है, तो वह जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति निगम की मुहर, सील के अधीन होना आवश्यक नहीं है। सरल शब्दों में, यदि किसी केस में एक निगम आरोपी है या आरोपियों में से एक है, तो वह निगम उस जांच या मुकदमे के लिए अपनी ओर से एक प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर सकता है। इस प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए निगम की मोहर, कंपनी सील लगाना जरूरी नहीं है। एक सामान्य लिखित प्राधिकरण पर्याप्त हो सकता है। महत्व, चूंकि एक निगम भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए उसे कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मानव प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। मोहर की आवश्यकता को समाप्त करके प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। 3, जहां एक निगम का प्रतिनिधि उपस्थित होता है, इस संहिता की कोई भी ऐसी अपेक्षा कि कुछ अभियुक्त की उपस्थिति में किया जाएगा या अभियुक्त को पढ़ा या बताया या समझाया जाएगा, उसे ऐसी अपेक्षा के रूप में समझा जाएगा कि वह चीज प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जाएगी या प्रतिनिधि को पढ़ा या बताया या समझाया जाएगा, और कोई भी ऐसी अपेक्षा कि अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी, उसे ऐसी अपेक्षा के रूप में समझा जाएगा कि प्रतिनिधि की परीक्षा की जाएगी। सरल शब्दों में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता में कई जगह कहा गया है कि कुछ काम आरोपी की मौजूदगी में होने चाहिए, जैसे चार्ज पढ़ना, गवाही पढ़ना आदि, या आरोपी को पढ़कर, बताकर, समझाकर सुनाना है, या आरोपी से पूछताछ, एग्जामिनेशन करनी है। जब एक निगम का प्रतिनिधि अदालत में मौजूद होता है तो ये सभी अपेक्षाएं प्रतिनिधि पर लागू होंगी। यानी काम प्रतिनिधि की मौजूदगी में होगा, उसे पढ़कर, बताकर, समझाकर सुनाया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। महत्व,
यह सुनिश्चित करता है कि निगम के कानूनी अधिकारों और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन किया जाए, भले ही निगम स्वयं भौतिक रूप से मौजूद न हो। 4 जहां एक निगम का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, उपधारा 3 में संदर्भित ऐसी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं होगी। सरल शब्दों में, यदि निगम का कोई प्रतिनिधि अदालत में नहीं आता है, तो उपधारा 3 में बताई गई कोई भी अपेक्षा, जैसे आरोपी की उपस्थिति या उससे पूछताछ, लागू नहीं होगी। महत्व, यदि निगम अपनी ओर से किसी को भेजने में विफल रहता है, तो वह उन सुरक्षा उपायों का लाभ खो देता है जो एक भौतिक अभियुक्त को मिलते हैं। न्यायालय को कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति मिलती है, भले ही निगम का प्रतिनिधित्व न हो। 5 जहां एक लिखित बयान जो निगम के प्रबंध निदेशक या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी व्यक्ति, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसके पास निगम के मामलों के प्रबंधन का अधिकार है या जो निगम के मामलों के प्रबंधन वाले व्यक्तियों में से एक है, द्वारा हस्ताक्षरित होने का प्रतीत होता है, इस आशय का कि बयान में नामित व्यक्ति को इस धारा के प्रयोजनों के लिए निगम के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, दाखिल किया जाता है, तो न्यायालय जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, यह धारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया गया है। सरल शब्दों में, ओ यदि एक लिखित बयान अदालत में पेश किया जाता है, ओ यह बयान निगम के प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति जो निगम का प्रबंधन संभालता हो, द्वारा हस्ताक्षरित हो। ओ और इस बयान में कहा गया हो कि उसमें नामित व्यक्ति को इस धारा के लिए निगम का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ओ तो अदालत यह मानकर चलेगी, प्रिज्यूम, कि वह व्यक्ति सही में प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, जब तक कि कोई दूसरा पक्ष यह साबित न कर दे कि वह नियुक्त नहीं है। महत्व, यह प्रतिनिधि की नियुक्ति को साबित करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। न्यायालय को हर बार नियुक्ति के प्रमाण के लिए विस्तृत साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती, जिससे प्रक्रिया तेज होती है। आइडुलिजो नैटेगी चेक्स, यदि किसी व्यक्ति के बारे में यह प्रश्न उठता है कि क्या वह किसी न्यायालय के समक्ष किसी जांच या विचारण में निगम के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो रहा है या नहीं, तो प्रश्न न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सरल शब्दों में, यदि इस बात पर कोई विवाद या सवाल उठता है कि जो व्यक्ति खुद को निगम का प्रतिनिधि बता रहा है, क्या वह सच में प्रतिनिधि है या नहीं, तो इस सवाल का फैसला न्यायालय ही करेगा। महत्व, यह न्यायालय को ऐसे मामलों में अंतिम प्राधिकारी बनाता है और सुनिश्चित करता है कि केवल वैध प्रतिनिधि ही कार्यवाही में भाग लें। इस धारा का समग्र महत्व, न्यायिक दक्षता। यह धारा आपराधिक मामलों में कॉरपोरेट संस्थाओं से निपटने के लिए एक व्यावहारिक और कुशल प्रक्रिया प्रदान करती है, जिससे उन्हें प्राकृतिक व्यक्तियों के समान ही व्यवहार किया जा सके। कानूनी व्यक्तित्व की मान्यता, यह निगमों के कानूनी व्यक्तित्व को पहचानती है और अदालती कार्यवाही में उनके प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। प्रक्रियात्मक स्पष्टता, यह स्पष्ट रूप से उन प्रक्रियाओं और अपेक्षाओं को परिभाषित करती है जो निगमों पर लागू होती हैं जब वे अभियुक्त होते हैं। निष्पक्ष सुनवाई, यह सुनिश्चित करती है कि निगमों को भी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिले, जिसमें उचित प्रतिनिधित्व और प्रक्रियात्मक पालन शामिल हो। प्रतिनिधि की नियुक्ति का सरलीकरण, उपधारा 5 वैध नियुक्ति के प्रमाण के लिए अनुमान की अनुमति देकर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है। संक्षेप में, धारा 342 यह बताती है कि जब कोई निगम या पंजीकृत सोसाइटी किसी आपराधिक मामले में आरोपी होती है, तो वह एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती है, जिसके लिए मुहर की आवश्यकता नहीं। यह प्रतिनिधि कार्यवाही में निगम की ओर से उपस्थित होगा और संहिता की सभी प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं उस प्रतिनिधि पर लागू होंगी। यदि प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी। प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर वाला एक बयान कि किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है,
को न्यायालय द्वारा वैध माना जाएगा जब तक कि अन्यथा साबित न हो। अंततः प्रतिनिधि की स्थिति पर कोई भी विवाद न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 343 जो सह अभियुक्त को क्षमादान की पेशकश टेंडर ऑफ पार्डन टू अकॉम्प्लिस से संबंधित है। यह धारा आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग गंभीर अपराधों को सुलझाने के लिए किया जाता है, खासकर जब अपराध में कई व्यक्ति शामिल हों और साक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो। इसे अप्रूवर बनाने की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। धारा 343 सह अभियुक्त को क्षमादान की पेशकश। यह धारा उन शर्तों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है जिनके तहत अपराध में शामिल या उससे परिचित किसी व्यक्ति को माफ़ी क्षमादान की पेशकश की जा सकती है ताकि वह अपराध और उसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में पूरी और सच्ची जानकारी दे सके। एक ऐसे किसी भी व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह उस अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित था या उससे परिचित था जिस पर यह धारा लागू होती है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपराध की जांच या विचारण के किसी भी चरण में और प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अपराध की जांच या विचारण के किसी भी चरण में ऐसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान की पेशकश टेंडर अ पार्डन कर सकता है कि वह अपराध और उसमें शामिल प्रत्येक अन्य व्यक्ति, चाहे वह मुख्य अपराधी हो या सहायक अबेटर, के संबंध में अपनी जानकारी की सभी परिस्थितियों का पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण करे। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति से सबूत, गवाही हासिल करना जो किसी अपराध में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल रहा हो या उसे अपराध की जानकारी हो। कौन पेशकश कर सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम अपराध की जांच, इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ, इंक्वायरी या मुकदमे ट्रायल के किसी भी चरण में। प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट अपराध की पूछताछ, इंक्वायरी या मुकदमे ट्रायल के किसी भी चरण में। किसे पेशकश की जा सकती है? ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में माना जाता है कि वह अपराध में शामिल था या उसे जानता था। शर्त उसे पूरी और सच्ची जानकारी देनी होगी अपने ज्ञान के अनुसार अपराध से संबंधित सभी परिस्थितियों की और अपराध करने में शामिल हर दूसरे व्यक्ति की, चाहे वह मुख्य अपराधी हो या उकसाने वाला, सहायक, आर्बिटर। उदाहरण, यदि एक संगठित गिरोह ने कोई अपराध किया है और पुलिस न्यायालय को जानकारी है कि गिरोह का एक सदस्य जानता है कि क्या हुआ और कौन कौन शामिल था, लेकिन उसके बिना सबूत मिलना मुश्किल है, तो उसे माफी की पेशकश की जा सकती है। 2. यह धारा निम्नलिखित पर लागू होती है। सरल शब्दों में क्षमादान की पेशकश किन अपराधों के लिए की जा सकती है? कोई भी अपराध जिसका विचारण विशेष रूप से सत्र न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश, स्पेशल जज के न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अर्थ केवल वही अपराध जो इतने गंभीर हैं कि उन पर सिर्फ सेशन कोर्ट या विशेष कोर्ट जैसे भ्रष्टाचार के मामलों के लिए में ही मुकदमा चल सकता है। कोई भी अपराध जिसके लिए 7 साल तक का कारावास या अधिक गंभीर सजा हो सकती है। अर्थ ऐसे अपराध जिनके लिए कम से कम 7 साल की जेल या उससे भी कड़ी सजा जैसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान हो। महत्व यह सुनिश्चित करता है कि क्षमादान का प्रावधान केवल गंभीर अपराधों के लिए उपयोग किया जाए, न कि छोटे मोटे अपराधों के लिए। 30 उपधारा 8 के अधीन क्षमादान की पेशकश करने वाला प्रत्येक मजिस्ट्रेट। सरल शब्दों में, जब कोई मजिस्ट्रेट क्षमादान की पेशकश करता है तो उसे क्या क्या रिकॉर्ड करना होगा? ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करेगा। अर्थ उसे स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि उसने क्षमादान की पेशकश क्यों की, जैसे इस व्यक्ति की गवाही के बिना मामले में आगे बढ़ना असंभव है।
बी, क्या पेशकश को उस व्यक्ति ने स्वीकार किया या अस्वीकार किया जिसे यह किया गया था, और अभियुक्त द्वारा किए गए आवेदन पर उसे ऐसे रिकॉर्ड की एक प्रति मुफ्त में देगा। ओ अर्थ, उसे यह भी रिकॉर्ड करना होगा कि जिस व्यक्ति को माफी की पेशकश की गई थी उसने उसे स्वीकार किया या नहीं, और अगर आरोपी उस रिकॉर्ड की कॉपी मांगेगा तो उसे बिना किसी शुल्क के दी जाएगी। महत्व, यह प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और अभियुक्त को यह जानने का अधिकार देता है कि क्षमादान क्यों और कैसे दिया गया। 4. उपधारा 1 के अधीन की गई क्षमादान की पेशकश को स्वीकार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति। सरल शब्दों में, जो व्यक्ति माफी की पेशकश स्वीकार करता है उसे क्या करना होगा? ए, अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और बाद के विचारण, यदि कोई हो, में एक गवाह के रूप में परीक्षित किया जाएगा। ओ अर्थ, उसे अदालत में एक गवाह के तौर पर गवाही देनी होगी, पहले उस मजिस्ट्रेट के सामने जो केस का संज्ञान लेगा, और फिर अगर केस आगे चलता है तो मुकदमे ट्रायल के दौरान। बी, जब तक वह पहले से ही जमानत पर न हो विचारण की समाप्ति तक हिरासत में रखा जाएगा। ओ अर्थ, यदि उसे पहले से जमानत नहीं मिली है तो उसे मुकदमा पूरा होने तक जेल में रखा जाएगा। महत्व, ओ क्षमादान की पेशकश स्वीकार करने का मतलब है कि वह व्यक्ति अब अभियोजन का गवाह बन गया है। ओ उसे हिरासत में रखने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वह अपनी गवाही से मुकरे नहीं या अन्य आरोपियों से प्रभावित न हो या भाग न जाए। 5. जहां किसी व्यक्ति ने उपधारा 1 के अधीन की गई क्षमादान की पेशकश को स्वीकार कर लिया है और उपधारा 4 के अधीन उसकी परीक्षा की गई है, तो अपराध का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट मामले में कोई और जांच किए बिना, सरल शब्दों में, जब किसी व्यक्ति ने माफी की पेशकश स्वीकार कर ली है और गवाही दे दी है, तो जो मजिस्ट्रेट केस का संज्ञान लेता है वह आगे कोई जांच किए बिना सीधे क्या करेगा? इसे विचारण के लिए सुपुर्द करेगा कमिटेड फॉर ट्रायल आई सत्र न्यायालय को, यदि अपराध का विचारण विशेष रूप से उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या यदि संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है। अर्थ, अगर अपराध इतना गंभीर है कि उस पर सिर्फ सेशन कोर्ट में मुकदमा चल सकता है, या अगर संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट खुद सीजेएम है, तो वह केस सीधे सेशन कोर्ट को भेजेगा, कमिट करेगा। एआई, किसी अन्य कानून के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को, यदि अपराध का विचारण विशेष रूप से उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अर्थ, अगर अपराध ऐसा है कि उस पर सिर्फ किसी विशेष जज जैसे सीबीआई कोर्ट का जज के सामने मुकदमा चल सकता है, तो वह केस सीधे उस विशेष कोर्ट को भेजेगा। बी, किसी अन्य मामले में मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंप देगा, मेक ओवर, जो स्वयं मामले का विचारण करेगा। ओ अर्थ, ऊपर दिए गए ए के अलावा किसी भी अन्य मामले में मजिस्ट्रेट केस को सीजेएम को सौंप देगा और सीजेएम खुद ही उस केस का मुकदमा चलाएगा। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि क्षमादान स्वीकार करने वाले व्यक्ति की गवाही के बाद मामले को तुरंत अगली न्यायिक प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाए, बिना अनावश्यक देरी या अतिरिक्त जांच के, क्योंकि अप्रूवर की गवाही ही मुख्य आधार होती है। इस धारा का समग्र महत्व, जटिल अपराधों का समाधान। यह धारा गंभीर और जटिल अपराधों को सुलझाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है, खासकर जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य दुर्लभ हो और अपराध में कई सह अभियुक्त शामिल हों। साक्ष्य का अधिग्रहण, यह अभियोजन को ऐसे गवाहों से जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है जो अन्यथा आत्म अपराध, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के डर से बोलने से इनकार कर सकते हैं। न्याय का संतुलन, यह एक ओर अपराधियों को दंडित करने की आवश्यकता और दूसरी ओर साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ रियायतें देने की व्यावहारिक आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करती है। पारदर्शिता और जवाबदेही, क्षमादान की पेशकश के कारणों को रिकॉर्ड करने और आरोपी को इसकी जानकारी देने का प्रावधान पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। सख्त शर्तें, क्षमादान की पेशकश और उसकी स्वीकार्यता पर सख्त शर्तें, पूर्ण और सच्चा प्रकटीकरण, गवाह के रूप में परीक्षा, हिरासत में रखना लगाई जाती है ताकि प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो। पुष्टि का सिद्धांत,
न्यायिक मिसालें बताती हैं कि अप्रूवर की गवाही को आमतौर पर स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा पुष्टि कॉरोबोरेशन की आवश्यकता होती है। यह धारा इस बात को स्पष्ट करती है कि अप्रूवर की गवाही को एक गवाह के रूप में कैसे लिया जाएगा। संक्षेप में, धारा 343 गंभीर अपराधों, सत्र न्यायालय या विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय या 7 साल से अधिक सजा वाले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को अपराध में शामिल व्यक्ति को क्षमादान की पेशकश करने की अनुमति देती है, बशर्ते वह अपराध की पूरी और सच्ची जानकारी दे। क्षमादान देने वाले मजिस्ट्रेट को अपने कारण दर्ज करने होंगे। क्षमादान स्वीकार करने वाले व्यक्ति को एक गवाह के रूप में परीक्षित किया जाएगा और मुकदमे के अंत तक हिरासत में रखा जाएगा। उसकी गवाही के बाद मामला सीधे विचारण के लिए संबंधित न्यायालय, सत्र न्यायालय, विशेष न्यायालय या सीजेएम को भेजा जाएगा।